Hello everyone. So today we are going to start our subject that is what capital market and securities law. ठीक है, इस सब्जेक्ट में दो पार्ट हैं हमारे. नंबर वन इज कैपिटल मार्केट एंड नंबर टू सिक्योरिटीज लॉ. कैपिटल मार्केट जहाँ से हम फंड रेजिंग करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज रेज की जाती है. सिक्योरिटीज को रेगुलेट करने के लिए सेबी ने क्या क्या लॉ बनाए हैं वो सारी बातें हम रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो सब्जेक्ट है वो दो पार्ट में सेग्रीगेटेड है, पार्ट ए पार्ट बी. जो पार्ट वन है वो 40 मार्क्स का एंड पार्ट टू जो है सिक्योरिटीज लॉ के कंसर्न में है 60 मार्क्स का है और इसमें 9 चैप्टर्स ऑन एन एवरेज रहेंगे. तो ऑलमोस्ट वेटेज चैप्टर्स के ये दे रखा है इन्होंने कि 7 चैप्टर्स. तो जितने भी रेगुलेशंस हम पढ़ेंगे वो इस पार्ट बी में पढ़ेंगे और जो एक्ट्स वगैरह हम पढ़ेंगे वो पार्ट वन में हम लोग पढ़ेंगे. अच्छा, इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक बहुत. अच्छा, आपको पता है कि सिक्योरिटीज लॉ कैसे आया और सेबी का कैसे एग्जिस्टेंस आया? कभी सुना हो किसी ने कुछ? ये सेबी हमारे लिए एकदम न्यू है, आज तक कभी कुछ सुना ही नहीं. सुना तो है, कुछ तो सुना है. अच्छा, अभी क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो आई वांट कि हम तुमसे इंटरेक्शन मजा आएगा. अगर हम सिर्फ ऐसे सोचे कि हम तो बस सुनते ही जाएंगे मैम आप बोलते जाओ तो मजा नहीं आएगा. हमें इंटरेक्शन करना है क्लास के अंदर, तो इसलिए आपके एक्सप्रेशन मुझे दिखाई देने चाहिए. तो अगर जितने एक्सप्रेसिव रहोगे उतना अच्छा रहेगा. ठीक है, अभी आया कहाँ थोड़ी सुनाती हूँ. वंस अपॉन अ टाइम की बात है. Have you ever heard about हर्षद मेहता? एवरीबडी इज अवेयर. अच्छा, वेब सीरीज वगैरह भी देखी होगी शायद. देखिए, किसी से देखिए वेब सीरीज? अच्छा, आप लोगों ने देखी है. या फिर एक मूवी भी आई थी अभिषेक बच्चन वाली हर्षद मेहता पे, वो देखी किसी ने? किसी ने नहीं देखी. चलिए ठीक है. अच्छा, अभी हर्षद मेहता स्कैम क्या था, क्या किया था हर्षद मेहता ने, क्यों सेबी एग्जिस्टेंस में आया, ऐसा अचानक से इतना बड़ा क्या कांड हो गया, क्या स्कैम हो गया था? वंस अपॉन अ टाइम की बात है. देयर वाज अ टाइम जब लोग ट्रेडिंग करते थे स्टॉक मार्केट में बाय वे ऑफ ब्रोकर्स. और ब्रोकर्स कैसे, ये ऑनलाइन सिस्टम, ये सब कुछ नहीं होता था. आज तो इतना कन्वीनियंट है, एवरीथिंग इज इन योर हैंड. आप अपने फोन के थ्रू सब कुछ ट्रेड कर सकते हैं. पहले ऐसा नहीं था. पहले ब्रोकर्स हुआ करते थे और ब्रोकर्स क्या करते थे, बिड्स लगाया करते थे. एक बड़ा सा हॉल हुआ करता था मुंबई में, वहां पे लोग बोले 10 के 2, 10 के 2, 10 के 2, 10 के 2, जस्ट लाइक वेजिटेबल मार्केट. कभी वेजिटेबल मार्केट गए मम्मी के साथ, है ना? तो अगर आप कोई भी देखना वहां पे फ्रूट्स बेचने वाला होगा, अगर वो मैंगो बेच रहा है तो वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो? 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 100, ऐसे बोलते हैं. ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, फ्री में बटा है. ऐसा एग्जैक्टली सेम वैसा ही हाल पहले स्टॉक मार्केट में हुआ करता था. स्टॉक ब्रोकर्स यूज्ड टू बिड, लाउडली बिड किया करते थे. बहुत सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो वहां पे उनके आजू बाजू में इकट्ठे हो जाते थे कि बोले इस कंपनी का शेयर खरीद ले, उसका खरीद ले, ये वो. देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी एट ऑल. लोगों ने क्या बोला, ब्रोकर ने क्या किया, क्या नहीं किया, भगवान जाने. सब भगवान भरोसे हो जाता है ना. तो ऐसे में ब्रोकर्स थोड़ी सी मोनोपोली बनाते थे. ब्रोकर्स अपने इन्वेस्टर्स को काउंसिल करते थे, इन्वेस्टर वैसा का वैसा काम करते थे. इन्वेस्टर को बोल दिया कि भैया ये शेयर खरीद ले, तो ब्रोकर की बात तो माननी है इन्वेस्टर को. इन्वेस्टर के पास ज्यादा कोई सोर्सेज ऑफ नॉलेज होता नहीं था, तो भाई इन्वेस्टर ने बोला अच्छा ठीक है यार तूने बोला है तो मैं खरीद लेता हूँ. तो वहां पे हर्षद मेहता का रोल काफी क्रूशियल था. वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकर था स्टॉक ब्रोकर्स में से. उसके पास काफी अच्छा इन्वेस्टर क्लाइंट्स था. अलॉन्ग विद हर्षद मेहता ना बोलने में बहुत स्मार्ट, लोगों को सेट करना जानता था कि कैसे लोगों को सेट करना है, कब किसकी क्या नीड है, उसको कैसे फुलफिल करना है. तो उसने दो टाइप के स्कैम किए थे. एक तो फाइनेंशियल मार्केट का स्कैम किया था, एक सिक्योरिटीज मार्केट स्कैम किया था. दो जगह इन्होंने बहुत बड़े कांड किए. क्या कांड था आपको पता है? आरबीआई जो है, आरबीआई वो फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करता है. पता है आपको ये बात? फाइनेंशियल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई. तो जितने भी बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है. आपको पता है ये बैंक जितने भी होते हैं उनको कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना होता है. सुना है ऐसा आप लोगों ने? चलो गुड है. अच्छा, ये जो रिजर्व मेंटेन करते हैं वो कैसे मेंटेन करते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके. हाउ इज इट मेंटेन? बाय वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स. अब
गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट बॉन्ड से लिमिटेड ही है ना, और लिमिटेड बॉन्ड्स हैं और हर बैंक को अपनी नीड फुलफिल करनी है, तो सबको टाइमली बेसिस पे गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे। अगर टाइमली बेसिस पे गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं खरीदे तो आपके ऊपर प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। जस्ट लाइक दैट, जैसे बचपन में आप दिवाली का होमवर्क करते थे क्या? करते थे क्या? कभी क्या दिवाली होमवर्क स्कूल में मिलता था वेकेशंस में? अच्छा, वो जो दिवाली होमवर्क होता था काफी सारा होता था, बहुत सारा होता था। मतलब स्कूल वाले भी समझते थे कि हम दिवाली वेकेशन सेलिब्रेट नहीं करें, हम छुट्टियों में बस होमवर्क करते रहे, ऐसा ही होता था। अच्छा, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट जो डेली का डेली होमवर्क करते थे कि हमने पूरा सेग्रीगेट कर लिया है, अब हम रोज थोड़ा थोड़ा होमवर्क करेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? नन ऑफ यू, ऑब्वियसली कौन ही करता है ऐसा, है ना? अच्छा, तो आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जो भैया स्टार्टिंग में ही बोले छुट्टियां स्टार्ट हो गई है, 2 दिन में पूरा होमवर्क निपटाया, अब कोई बैग को हाथ भी नहीं लगाएगा? ऐसा कौन कौन करता था? अच्छा, 2 ही बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में काम निपटा लेते थे अपना। अच्छा, कितने ऐसे हैं जो छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और आप देखते हैं अब 2 दिन ही बचे हैं, यार अब तो निपटाना पड़ेगा। मेजॉरिटी में फॉल कर रही है। अच्छा, बाकी लोग क्या करते थे लास्ट ईयर? ठीक है, तो अभी ऑब्वियसली इस क्लास में मुझे अलग अलग टाइप की कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट मिल गई। तो कुछ बच्चे तो ऐसे सोचते थे कि यार नहीं, लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ना है, लास्ट में सिर्फ मस्ती मारेंगे, पहले होमवर्क निपटा लो। इसका मतलब उन्होंने बर्डन लिया, प्रेशर लिया कब? स्टार्टिंग में। और कुछ बच्चों ने बर्डन और प्रेशर कब लिया? लास्ट में। अच्छा, जो लास्ट वाले होते हैं ना वो थोड़े से पैनिक हो जाते हैं कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि लास्ट डेज में हम बीमार पड़ गए, अब होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा हुआ क्या कभी? हमने लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ा था, लेकिन लास्ट मोमेंट में हमने पूरे हफ्ते में इतनी मस्ती मार ली, या फिर दिवाली पे इतना पोल्यूशन हो गया कि अब हमारे जो है तबीयत ही खराब हो जा रही है? ऐसा हुआ कभी? नहीं, मेरे साथ वैसा बहुत होता था कि पूरे फुल ऑन छुट्टियां मार ली, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे देखा कि अब तो 1-2 दिन की छुट्टी बची, तब तक तो लोग बीमार पड़ गए। अब होमवर्क कौन करेगा? करना तो खुद को ही है। मम्मी हो मम्मी नहीं करती भैया होमवर्क वाले काम, और मम्मी तो उल्टा लटका दे, मम्मी को पता चल जाएगी पहले तो होमवर्क किया नहीं, मम्मी ने सारी बातें शेयर नहीं की। तो फिर कौन आते हैं? अच्छे दोस्त। कौन से वाले? जो अपना होमवर्क ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनसे कॉपियां मंगाई जाती है, यार कॉपी दे दे, तुमने तो होमवर्क कर लिया। खुद से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, टीप टाप के करने में थोड़ा कम टाइम लगता है कि नहीं? तो ये मैं एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि हमारे बैंक्स भी इसी टाइप के होते हैं। देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी कभी चेंज नहीं होती, इंसान ही होता है, चाहे वो बैंक के फॉर्मेट में लोग बड़े बड़े वहां पे बैंक मैनेजर्स हो या हम जैसे लोग। टालम टोली की आदत हर किसी को होती है। हम हमेशा ना लास्ट डे का वेट करते हैं, लास्ट डे जब आएगा जब करेंगे। इवन तो एग्जाम फॉर्म भी हम लास्ट डे का वेट करते हैं, अच्छा लास्ट डे आ गया आज भरते हैं, और फिर पता है क्या होता है? पूरा का पूरा सर्वर एकदम जैम, अब हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सब जने एक ही दिन एक्सेस कर रहे हैं उसको। फिर जो भी वेबसाइट होती है वो टाइम घूमती रहती है ना, वंस अपॉन अ टाइम की तरह से। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, आरबीआई का एक प्रोविजन था कि जितने भी बैंक्स हैं, लेट्स सपोज, उनको वीकली बेसिस पे एवरेज 1% CRR मेंटेन कर, लेट्स सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, कितना परसेंट? 1% CRR मेंटेन करना है वीकली बेसिस पे एवरेज। और वीकली क्या होता है? मंडे टू फ्राइडे। व्हाट इज द वीक? मंडे टू फ्राइडे, दैट इज द वीक। अच्छा, अगर कोई बैंक इतना होशियार है कि भैया मंडे को 5% कर लेते हैं बंदो, तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे को उसको कुछ करने की जरूरत होगी, क्योंकि उसने 5 दिन का कोटा 1 दिन में पूरा कर दिया, राइट है? अच्छा, कुछ तमीजदार बैंक होंगे जो क्या करेंगे, बोले हम मंडे को 1% करेंगे, ट्यूसडे को 1%, 3%, इस तरह से हम हर रोज 1% मेंटेन करेंगे। ऐसे लोग तो रेयरली मिलते हैं। मैंने पूछा रोज कौन कौन होमवर्क करता है, एक ने भी हैंड रेज नहीं किया। बैंक भी ऐसे होते भैया रोज कौन भी नहीं करता, वो बोलते हैं एक साथ काम निपटा लो। तो कुछ बैंक ऐसे होंगे जो मंडे को 5% कोटा पूरा, कुछ ऐसे होंगे मंडे को 3%, देन ट्यूसडे को 2%, देन कोटा पूरा। मैं अभी क्यों पैसा ब्लॉक करें, नहीं करेंगे, आराम से लास्ट में देखेंगे। तो वो थर्सडे फ्राइडे के भरोसे बैठे रहते हैं, थर्सडे फ्राइडे को देखेंगे यार। तो थर्सडे फ्राइडे तक आते आते परेशानी ये आती है
कि जितने भी बैंक है वो बॉन्ड्स खरीद के बैठ चुके हैं, अब इनके पास बॉन्ड्स ही अवेलेबल नहीं है। तो जिन बैंक्स ने थर्सडे फ्राइडे का वेट किया था, बेचारों के पास बॉन्ड ही नहीं है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही नहीं होंगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, तो पैनिक करेंगे अभी, पैनिक में आ गए, क्योंकि आरबीआई का नॉर्म्स फॉलो करना मैंडेटरी है, और अगर वो फॉलो नहीं किया तो आरबीआई पेनल्टी लगा सकती है, हो सकता है उनका बैंक का लाइसेंस ही कैंसिल कर सकते। कॉस्ट अटैक में तो ऐसे में बैंक को समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करें। तो आप लोग सोच रहे हो कि बैंक ऐसा करते क्यों है? बैंक ऐसा इसलिए करते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में उनको कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं है, ना के बराबर इंटरेस्ट, और हर इंसान ग्रीडी होता है, लालची होता है, वो बोलता है यार लोन दे देंगे ज्यादा तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे। तो इस लालच के चलते उन्होंने वीक के स्टार्टिंग में गवर्नमेंट बॉन्ड्स अरेंज नहीं की, ठीक है। तो अब कुछ बैंक्स आफत में आ गए, तो आफत में आ गए तो वहां पे हर्षद मेहता जी हमारे प्रकट हो गए। हर्षद मेहता वॉज मतलब वेल अवेयर थे वो कि क्या फाइनेंशियल मार्केट में लूप होल्स हैं, किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं और क्या चल रहा है यहाँ पे मार्केट के अंदर। तो हर्षद मेहता ने क्या किया, दो टाइप के बैंक से कोऑर्डिनेट किया। कौन से टाइप के बैंक से? वो बैंक जो वीक के स्टार्टिंग में 5% का कोटा पूरा करके बैठ गए थे, और वो बैंक जो थर्सडे फ्राइडे का वेट कर रहे थे। तो इनके पास क्या थे? एक्सेस बॉन्ड्स, और इनके पास क्या थे? लैक ऑफ बॉन्ड्स। तो भैया जिनके पास एक्सेस बॉन्ड्स हैं, अगर हम ऐसा अरेंजमेंट कर ले, इनसे रूट करके किसको भेज दें जिनके पास लेस है, तो काम बन जाएगा ना? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो पर ये बैंक मानेंगे क्यों इनकी बात? हर्षद मेहता ऐसे कौन से महान हस्ती है कि भाई हर्षद मेहता ने बोल दिया और यहाँ पे जो एक्सेस बैंक्स हैं वो मान जाएंगे कि लेसर वाले बैंक को बॉन्ड दे देंगे? डेफिनेटली हर्षद मेहता इनको कोई ना कोई लालच तो देगी। व्हाट हर्षद मेहता डिड, हर्षद मेहता ने बोला देखो कि तुम्हारा ये 5% कंप्लीट हो चुका है, और अब तुम्हें क्या करना है, इन बॉन्ड्स को लिक्विडेट करना है, या अगर तुम लिक्विडेट नहीं भी करते हो तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, और अगर तुम नॉर्मली किसी को लोन दोगे तो तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? हार्डली मान लेते हैं 10%। हर्षद मेहता सेड कि एक काम करते हैं, आई विल पे यू 15% का इंटरेस्ट, 15% का इंटरेस्ट, मैं तुम्हें बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करूंगा, बॉन्ड्स मुझे दे दो, बॉन्ड्स मुझे दे दो। तो बैंक ने बोला यार ये तो बहुत सही डील है, यहाँ पे इतना अच्छा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्यों नहीं हेल्प करूं, मैं करूंगा डेफिनेटली। और हर्षद मेहता क्या करेगा, ये बॉन्ड्स किसको डिलीवर कर देगा, और इनसे कितना पैसा लेगा? ऑब्वियसली ज्यादा, हो सकता है 18% ले लें। ये तुमने गलती की है, भुगतो तुम। तो बैंक भी बोलते हैं कि ठीक है कोई नहीं यार, मैंने पूरे हफ्ते तो मजे कर लिए ना, अब लास्ट का दिन है, कर लेते हैं कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट, जैसा भी जुगाड़ लगाना है। और हर्षद मेहता ने एक और चक्कर चलाया। क्या चक्कर चलाया? कि अगर सपोज करूं हमने यहाँ पे थर्सडे को बॉन्ड्स देने हैं, है ना, तो इन बैंक से बोला कि पेमेंट वेडनेसडे को देना पड़े, एक दिन पहले। क्या चक्कर चलाया? पेमेंट एक दिन पहले देना पड़ेगा, पेमेंट एक दिन पहले देना पड़ेगा, और यहां पे थर्सडे को बॉन्ड्स लेकर के पेमेंट कब करेगा? फ्राइडे को। समझ रहे हो कितना भयंकर चक्कर चला लिया? एक दिन इनका पैसा रख लिया, एक दिन इनका पैसा रख लिया। कितना ह्यूज फंड हर्षद मेहता इज होल्डिंग इन हिज हैंड, भयंकर। अब ये भयंकर पैसा जो इसने हाथ में होल्ड किया फाइनेंशियल मार्केट का, वो पैसा आखिरकार गया कहां? सिक्योरिटीज मार्केट में। कहां गया? व्हाट ही डिड, शेयर खरीदना स्टार्ट किया, धमाधम कंपनी के शेयर स्टार्ट किए बाइंग करना। और देखो हमेशा डिमांड एंड सप्लाई का रूल चलता है, जहां डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगा। तो अनाप शनाप पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में। जिन कंपनीज के शेयर 10-10 रुपए के होते थे, 500 रुपए पहुंचा दिए कुछ ही महीनों में, देखते देखते। और लोग भी पागल की जैसे, और स्टॉक मार्केट भयंकर प्रॉफिट देता है, और धमाधम हर्षद मेहता ने जो बोला उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो। लोग अंधभक्त बन गए थे और पागलों की जैसे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। काफी लोगों ने करोड़ों करोड़ों कमाए, एक्चुअली कमाए। अच्छा, फिर क्या होता है, इंसान अगर तमीज से काम करता है तो ठीक है, लेकिन क्या होता है, ग्रीडीनेस एक्सेसिवली बहुत खतरनाक हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। अब क्या हुआ, हर्षद मेहता जो है उनका ग्रीडीनेस खत्म ही नहीं हो रहा। अब एक लेवल ऐसा आया कि जब हर्षद मेहता के पास एक्सेस बॉन्ड्स नहीं थे, लेकिन स्टिल जो माइनस वाले बैंक थे वो अवेलेबल थे। पता है हर्षद मेहता ने क्या किया? बॉन्ड्स होते ना, बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उनके फेक बॉन्ड्स बना दिए।
फेक, अब देखो हर चीज फिजिकल थी, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक तो कुछ था नहीं, तो किसको क्या ही पता चल रहा है कि क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। फेक बॉन्ड्स बना लिए एंड व्हाट ही डिड, फेक बॉन्ड्स बना करके वो बॉन्ड्स बैंक को जमा करा दिए और उसके बदले में क्या ले लिया, पैसा। अब ये पैसा तो आ गया, आपको किसी को देना ही नहीं पैसा। जस्ट इमेजिन, फेक बॉन्ड्स इशू करवा करके वो जो पैसा सरकार को जाना था, वो सरकार का पैसा किसके पास है? अब तो किसी को पेमेंट करना ही नहीं है, अब तो पूरा का पूरा पैसा कहां लगेगा, है ना। अच्छा, बैंक मैनेजर्स को कुछ डाउट हो रहा था कि यार ये हो क्या रहा है, और सिक्योरिटीज मार्केट में भी कहीं कहीं हलचल चल रही थी कि भाई अचानक से ऐसा क्या चल रहा है। अब हर्षद मेहता का इंटेंशन किसी को धोखा देना नहीं था, इनका इंटेंशन किसी का पैसा खाना भी नहीं था। व्हाट ही वाज इंटेंडिंग कि भाई अब जब एक लेवल पे शेयर पहुंच जाएंगे वहां पे बेच दूंगा, बेच करके जो भी पैसा आएगा सबका पैसा लौटा दूंगा। पर आप जैसे प्लानिंग करते हो हमेशा वैसे थोड़ा ना होता है, ऐसा होता नहीं है भाई। तो उनके ये सब कुछ करने से पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन मार्केट में लीक हो गई, और जैसे मार्केट में लीक हुई शेयर धमधम करके क्रैश होना स्टार्ट हो गए, और जैसे शेयर क्रैश हुए शेयर सेल ही नहीं कर पाए, और वैसे भी सारे सीज हो गए उनके एसेट्स। और जब एसेट सीज हो गई सारी की सारी, उनको अरेस्ट कर लिया गया, तब तक तो कई सारे बैंक के मैनेजर्स ने सुसाइड कमिट कर लिया। विजया बैंक के जो बैंक मैनेजर थे उन्होंने सुसाइड कमिट किया। क्यों? क्योंकि भैया उन्होंने भी तो इस तरह के बॉन्ड्स रख रखे थे ना हर्षद मेहता पे ट्रस्ट करके, जबकि ही वाज नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन टू डील विद इन दीस काइंड ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। लेकिन वो लोग सब हर्षद मेहता के थ्रू सारे काम कर रहे थे। आरबीआई सदमे में आ गया कि यार ये क्या हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा सिक्योरिटीज मार्केट में इतना बड़ा कांड हमारे नाक के नीचे कोई करके चला गया, हमने कुछ किया ही नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि यार रोज रोज हम ये सारे मैटर्स नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटीज मार्केट इज जस्ट अ ओशियन, इतना बड़ा ओशियन है, इतने लोग, इतना पैसा, रोज कुछ ना कुछ कांड हो सकता है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर फाइनली किसको डेलीगेट किया? सेबी को, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पहले भी था, एग्जिस्टेंस में पहले भी था, लेकिन गुड फॉर नथिंग था, कोई पावर्स नहीं थे उसके पास। वो सिर्फ और सिर्फ एक कमांडिंग अथॉरिटी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोल दिया उसको मान लिया, फॉलोअर था जस्ट। लेकिन फाइनली 1992 जब था, सेबी एक्ट 1992 बनाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऑलमोस्ट सारे पावर्स जो है सेबी को डेलीगेट किए कि सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए तुम्हें जो भी कुछ ठीक लगता है तुम करो। तो इस तरह से सेबी एग्जिस्टेंस में आया। और देखो अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या बनाती है? एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाती है? एक्ट। पार्लियामेंट में आपको पता होगा बिल पास होते हैं, तो बिल पास होकर प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए जाते हैं एंड देन ऑफिशियल गजट में पब्लिश होते हैं, तो दैट बिकम्स एन एक्ट। और हर चीज में पार्लियामेंट्री बॉडीज नहीं बैठ सकती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्योंकि अपना पावर सेबी को डेलीगेट किया हुआ है और सेबी को ऑथराइज किया है कि आप सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं, तो वो जो सेबी नॉर्म्स बनाता है उनको बोलते हैं रेगुलेशन। दैट इज नोन एज रेगुलेशन। एम आई क्लियर? अच्छा, अब है ना, इस पूरे सब्जेक्ट में हम बहुत सारे बार टर्म्स पढ़ेंगे। मैं एक बार आपको टर्म्स के नाम सिखा देती हूँ। हम एक्ट पढ़ेंगे कुछ, और एक्ट के साथ क्या पढ़ते हैं? रूल्स। जब भी एक्ट में कोई वर्ड लिखा है एज प्रेस्क्राइब्ड, तो प्रेस्क्राइब का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में इसको पब्लिश करेगा एंड देन उसके थ्रू ये लिमिट डिसाइड की जाएगी। जनरली लिमिट्स, फॉर्म नंबर्स, फॉर्म की लिमिट्स, फीस जो भी होती है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो प्रेस्क्राइब करती है, क्योंकि ये चीजें बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करने की नीड होती है ना। तो एक्ट के साथ क्या चलता है? रूल्स चलता है, ठीक है। वेयरएज अब पावर डेलीगेटेड है सेबी को, इसलिए सेबी एक्ट नहीं बना सकता। सेबी क्या बना सकता है? रेगुलेशन। हम इस सब्जेक्ट में बहुत सारे रेगुलेशंस कवर करेंगे, बहुत सारे रेगुलेशंस सेबी ने बना रखे हैं, और रेगुलेशंस के साथ चलती है गाइडलाइंस। क्या चलती है? गाइडलाइंस। जैसे एक्ट के साथ रूल चलता है, वैसे ही रेगुलेशन के साथ चलती है गाइडलाइंस। एम आई क्लियर? टर्म समझ में आ गई? चलो अब थोड़ा सा हम एक इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, सिक्योरिटीज मार्केट क्या है, एंड देन उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? Have you ever heard this term, financial market? क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट में? होता क्या है? That is तो सिक्योरिटीज मार्केट, डिपॉजिट एक्सेप्ट होते हैं, ऐसा एक्सचेंज ऑफ मनी। फाइनेंशियल मार्केट बोले तो मनी का लेन देन, जहां पे
पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। चलिए, फाइनेंशियल मार्केट इज व्हाट, से देयर इज अ कंपनी, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, चाहे कंपनी के फॉर्मेट में, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, व्हाटएवर द एंटिटी इज देयर, बिजनेस के लिए क्या चाहिए? बिना फंड्स के हम एक छोटा सा ठेला भी नहीं लगा सकते। इफ आई एम थिंकिंग कि आई एम टू गुड इन मेकिंग गोलगप्पास एंड मैं सोच रही हूँ कि गोलगप्पे का ठेला लगा के स्टार्ट करती हूँ अपना बिजनेस, तो उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए होगा? पैसा। ठेला खरीदना पड़ेगा, है ना, गोलगप्पे खरीदने पड़ेंगे, मसाले खरीदने पड़ेंगे, आलू खरीदना पड़ेगा, है ना, जो भी सामान लगता है। और ऑब्वियसली मैं खुद तो नीचे खड़े होकर गोलगप्पे नहीं बेचूंगी, तो किसी ना किसी इंसान को वहां पे खड़ा करूंगी तो उसकी सैलरी जाएगी। तो इट मीन्स आई नीड मनी। तो हमें सबसे पहले फंड चाहिए। ये फंड दो तरीके का होता है, दो तरीका, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जैसे मान लो ये कंपनी फर्नीचर की कंपनी है, तो इसको फर्नीचर बनाने के लिए क्या चाहिए होगी? वुड। बिना वुड के तो फर्नीचर कैसे बनेगा? तो सप्लायर से इसने वुड खरीदा और इस वुड के लिए उसने पैसे दिए। तो ये जो वुड खरीदा उसने, ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है या लॉन्ग टर्म? दिस इज शॉर्ट टर्म, दिस इज द रॉ मटेरियल ऑफ द बिजनेस। अच्छा फाइन। फिर उसके बाद ये जो वुड है इसने कहां भेज दी? अपनी फैक्ट्री में। चलो जी, फैक्ट्री में आ गई। अब फैक्ट्री में कौन लगे हैं? वर्कर्स, मशीनरीज। वर्कर्स क्या करेंगे? मशीनरीज की हेल्प से इस रेस्पेक्टिव वुड को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? फर्नीचर में। इस पे जो लेबर कॉस्ट पे हुई है, लेबर कॉस्ट, वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? दैट इज शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो खर्चा किया है फैक्ट्री से रिलेटेड, लाइक हमने फैक्ट्री में पावर पे किया होगा, रेंट पे किया होगा, या फिर एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को वेजेस पे की होगी, सैलरी पे की होगी, ये सब हमारा क्या है? शॉर्ट टर्म। अच्छा, मशीनरी। अब ये सारा काम किसके थ्रू हो रहा है? मशीनरी के थ्रू हो रहा है। तो हमने एक सप्लायर से मशीनरी परचेज की है, तो ये मशीनरी शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म? ऑफ कोर्स इट इज लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए ये पैसा जो है वो रेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितनी भी फंड की नीड्स होती हैं उनको हम बिजनेस में दो कैटेगरीज में सेग्रीगेट करते हैं, दैट इज व्हाट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये जो शॉर्ट टर्म होता है ये होता है मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म होता है वो कहां से आता है? मनी मार्केट से। एंड जो लॉन्ग टर्म होता है वो कहां से आता है? कैपिटल मार्केट। ओके, शॉर्ट टर्म कहां से आता है? मनी मार्केट से। एंड लॉन्ग टर्म कहां से आता है? कैपिटल मार्केट से। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट इज बीइंग सेग्रीगेटेड इन टू पार्ट्स, दैट इज व्हाट, कैपिटल मार्केट and capital market is being regulated by SEBI and money market is being regulated by RBI। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करेगा SEBI एंड मनी मार्केट को रेगुलेट करेगा RBI। तो मनी मार्केट हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा मार्केट है? कैपिटल मार्केट ही है। कैपिटल मार्केट इज फर्दर सेग्रीगेटेड इन टू कैटेगरीज, दैट इज व्हाट, कमोडिटी मार्केट एंड सिक्योरिटीज मार्केट। कमोडिटी, आई गेस ये कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने, जहां गुड्स में ट्रेडिंग होती है, गोल्ड में, सिल्वर में, जिंक, कॉपर, ऑयल, गैस, है ना, शुगर, सुना है ऐसा? अच्छा, आपको पता है कमोडिटी मार्केट का कोई स्टॉक एक्सचेंज का नाम पता है क्या आपको? ऐसा कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे कमोडिटी मार्केट में ट्रेड होती है, कमोडिटीज में डील होती है? यस, वेरी गुड, एमसीएक्स। एमसीएक्स किसका स्टॉक एक्सचेंज है? कमोडिटीज का। आप कभी भी ना गोल्ड, सिल्वर, इनका प्राइस पे देखना, वहां पे आपको तभी आप कमोडिटी में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो कौन से स्टॉक एक्सचेंज होता है? एमसीएक्स पे। दैट इज व्हाट, कमोडिटी मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट इज व्हाट, जहां पे सिक्योरिटीज में डीलिंग की जाती है, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड एक्सेट्रा। तो जहां पे आप इन सब में डीलिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज मार्केट। कहां होता है? स्टॉक एक्सचेंज पे। किसी स्टॉक एक्सचेंज का नाम पता है? एनएससी, बीएससी, नाम सुने सबने? वेरी गुड। हाँ जी, द प्लेस वेयर ट्रेड इन सिक्योरिटीज टेक प्लेस। और सिक्योरिटीज मार्केट को दो पार्ट में सेग्रीगेट किया जाता है, दैट इज व्हाट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। आई गेस ये सारे नामकरण सबने सुने हुए हैं, पता है सबको अच्छे से। तो हु कैन टेल मी व्हाट इज द प्राइमरी मार्केट? जब कंपनी फ्रेश शेयर इशू करती है। ओके, एंड व्हाट इज द सेकेंडरी मार्केट? ऑलरेडी इशूड शेयर्स में ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं लोग, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। ओके, चलिए
The primary market is when there is a company and this company is in need of funds. पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए क्या कर रही है, सिक्योरिटीज रेस कर रही है पब्लिक से। तो क्या लेके आएगी, आईपीओ, एफपीओ। आईपीओ जब कंपनी पहली बार पब्लिक ऑफर लेके आती है, दैट इज व्हाट इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट इज कॉल्ड आईपीओ। और अगर कंपनी ऑलरेडी आईपीओ ला चुकी है और फिर से लोगों से फंड रेज कर रही है, दैट इज कॉल्ड एफपीओ। जैसे आप लोगों ने वोडाफोन आइडिया का नाम सुना है क्या? अच्छा, इट्स अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी है ये। अच्छा, इसका आईपीओ तो बहुत पहले आ चुका था और अभी अभी रिसेंटली, अभी 2-3 महीने पहले इसका क्या आया था, एफपीओ। एफपीओ मतलब लिस्टेड कंपनी है ऑलरेडी और फिर से हमें फंड रेजिंग करनी है, तो हम पब्लिक से अगर ऑफर लेके आएंगे, दैट इज कॉल्ड फॉलो ऑन ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर, दैट इज व्हाट एफपीओ, राइट है। तो देखिए, तो कंपनी क्या करने वाली है, इन्वेस्टर्स को नए शेयर इशू करेंगी, जिससे पैसा किसके पास आएगा, कंपनी के पास आएगा। तो यहाँ पे फंड रेजिंग करने का तरीका होता है आईपीओ या एफपीओ। तो दिस कैन बी डन ईदर बाय वे ऑफ आईपीओ और एफपीओ। अच्छा, अब कंपनी का रोल खत्म, कंपनी ने फंड रेजिंग करना था, कर लिया। अब जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, जैसे मारुति, रिलायंस, टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाटा पावर, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, बहुत सारी कंपनी, एन नंबर ऑफ कंपनीज आते हैं। तो जो लिस्टेड कंपनी है वहां पे इन्वेस्टर आपस में ट्रेड करते हैं, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग। तो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं जहां पे, जिस प्लेटफॉर्म पे, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। समझ में आया सबको? तो देखिए, सेकेंडरी मार्केट इज वन व्हेन इन्वेस्टर्स जो हैं और दूसरे इन्वेस्टर्स आपस में, इन्वेस्टर एक दूसरे को अपने शेयर बाय या सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये सारा काम किसके थ्रू होता है, स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू। जो कंपनी आईपीओ एफपीओ लाती है, क्या यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत है? नो। आईपीओ एफपीओ में तो डायरेक्टली इन्वेस्टर किसको पैसा दे रहा है, कंपनी को। लेकिन एक बार पैसा आ गया तो उसके बाद उसकी लिस्टिंग कहां कराई जाती है, स्टॉक एक्सचेंज पे, ताकि उस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टर्स आपस में एक दूसरे से बाइंग सेलिंग कर सके। अब आई क्लियर? कोई शक इसमें? एप्लीकेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज लॉ। अब हम जैसे इस पूरे सब्जेक्ट में सिक्योरिटीज लॉ की बात कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी लॉ एप्लीकेबल होते किस पे, किस पे एप्लीकेबल होने चाहिए? आप सेबी किस पे अपना डंडा चलाएगा? यस, दैट मीन्स जिनका पब्लिक से लेना देना होता है वहीं सेबी इन्वॉल्व होता है। जहां पे मान लो हम प्राइवेट कंपनी है, सपोज लेट्स सपोज प्राइवेट कंपनी है और मैंने और मेरी फैमिली वालों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सेबी को कोई मतलब है क्या? सेबी के रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे? नो। तो मेरे पे सिर्फ और सिर्फ कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, कंपनीज एक्ट के। अगर एक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है या पब्लिक फंड रेजिंग के लिए कोई प्लानिंग भी नहीं कर रही है, तो ऐसी कंपनी जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, उसमें सेबी का इंटरवेंशन नहीं होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या एप्लीकेबल होता है, कंपनीज एक्ट। लेकिन अगर कोई कंपनी पब्लिक इशू ला रही है या लिस्टिंग हो चुकी है, फंड रेजिंग हो चुका है, तो ऐसी कंपनी पे कंपनीज एक्ट के साथ साथ क्या एप्लीकेबल होगा, सेबी के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? देखिए, लिस्टेड कंपनी पे सेबी के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं और दूसरी कंपनी जो प्रपोज टू लिस्ट होने वाली है, प्रपोज टू लिस्ट बोले तो आईपीओ आ रहा है, जिनका आईपीओ आ रहा है मतलब अभी लिस्टेड नहीं है, अभी लिस्टेड नहीं है लेकिन लिस्टेड होने वाली है, तो ऐसी कंपनीज को भी सेबी के नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। जैसे मैं आपको एक रेगुलेशन का नाम सुना रही हूं अभी, आईसीडीआर रेगुलेशन। आईसीडीआर हमारा चैप्टर है पूरा, आईसीडीआर, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। ठीक है, सुना नाम? अब अगर कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो सेबी ने बोल दिया भैया तुम जनता से फंड रेज कर रहे हो ना, तो हमारे रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो कंपनी अभी लिस्टेड है नहीं, कंपनी क्या है, प्रपोज टू लिस्ट है, लेकिन स्टिल जैसे ही आप फंड रेजिंग की बात करते हैं पब्लिक से, तो सेबी एक्टिवेट हो जाता है, बोले अब हमारी बात माननी पड़ेगी, तो यहां पे सेबी के रेगुलेशंस फॉलो हो जाएंगे। ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी कौन कौन सी कंपनीज पे? नंबर 1 लिस्टेड एंड नंबर 2 प्रपोज टू लिस्टेड, राइट है। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट के कौन कौन से टाइप पढ़े थे हमने?
Money market and money market is being regulated by and capital markets. What are the types of the capital market? Commodity market and securities market. ओहो, जागो जागो वापस से। हाँ, क्या क्या टाइप है इसके? कमोडिटी मार्केट एंड सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट के कौन कौन से टाइप है? प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ओके, अच्छा, अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे एप्लीकेबिलिटी की, तो कौन कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल हुआ? लिस्टेड एंड प्रपोज टू बी लिस्टेड। अब लिस्टेड कंपनी से हमारा मतलब क्या है? लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी एग्जाम्पल दो, दो चार, कोई पता हो तो। अभी अभी मैं नाम बताए थे ना सारे, रिलायंस, अडानी, है ना, ये लिस्टेड है। मैं बोले तो मतलब क्या है इसका मतलब? स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, मतलब कोई भी इंसान इनके शेयर को कभी भी आके खरीद सकता है, बेच सकता है ना, पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिकली ट्रेडेबल है। मैं एक सिंगल शेयर भी खरीदना चाहूं ना तो खरीद सकती हूँ, मतलब मेरी मर्जी, जितनी मेरी औकात है उतने शेयर खरीद सकती हूँ मैं। अगर मुझे लगता है कि मैं कंपनी के 50-60 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़ के शेयर खरीद सकती हूँ तो मैं उतने खरीद लूंगी। तो लगता है नहीं रे, इतनी औकात नहीं है अपनी, तो अपन तो भाई 50,000, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उतना कर लेंगे। मतलब हर इन्वेस्टर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इवन आप सिंगल सिंगल शेयर करके भी खरीद सकते हैं, राइट है। अच्छा, कंपनी which has any of its securities listed on recognized stock exchange is called listed company, is called listed company. Any of its securities, देखो securities is a wider term, it includes n number of things. हम एक एक्ट पढ़ेंगे, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, हमारे इस चैप्टर में आएगा। तो SCRA हमारा वन ऑफ द चैप्टर है। इस चैप्टर में सिक्योरिटीज को डिफाइन किया गया कि सिक्योरिटीज से क्या मतलब होता है। तो सिक्योरिटीज इज अ वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स इक्विटी शेयर, इट इंक्लूड्स प्रेफरेंस शेयर, इट इंक्लूड्स बॉन्ड्स, इट इंक्लूड्स डिबेंचर्स, इट इंक्लूड्स डेरिवेटिव्स, इट इंक्लूड्स म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर जो सिक्योरिटीज में फॉल करती है। ठीक बात है। तो अभी यहां पे अगर आपकी कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी क्या हो गई है, लिस्ट हो गई, कहां पे लिस्ट होंगी? ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज पे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे अगर लिस्ट हो गई है तो दिस कंपनी इज कॉल्ड लिस्टेड कंपनी। और अभी फिलहाल इंडिया में कितने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं? 7। और मैं आपको बताऊं, वंस अपॉन अ टाइम 29 स्टॉक एक्सचेंजेस थे, 29। सेबी ने उनको सबको रिड्यूस करते 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 कितने पहुंचा दिए? वाई सो? सेबी इज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिंजेंट। अगर गलती से भी कोई गलती कर दी ना, सेबी बख्शता नहीं किसी को भी। सेबी इज तो डेंजर टाइम फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट। अगर आपने कुछ गलती से भी गलती किया ना तो सेबी सीधे करोड़ों की पेनल्टी लगाता है, करोड़। यहाँ पे मिनिमम पेनल्टी करोड़ में जाती है। तो इसीलिए आपको पता है जयपुर स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है आप लोगों ने? पहले था, जीटी के पास है, फ्रॉड हुए वहां पे, लाइसेंस कैंसिल कर दिया सेबी ने, बोले बैठे रहो। इस तरह से कितने सारे स्टॉक एक्सचेंजेस के लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। हल्का फुल्का भी कोई न्यूसेंस वहां पे दिखाई देता है, कोई नॉन कंप्लायंस दिखाई देता है तो सेबी उनका परमिशन कैंसिल कर देता है। तो अब फिलहाल सिर्फ और सिर्फ कितने स्टॉक एक्सचेंज रह गए हैं? 7 स्टॉक एक्सचेंज, दैट्स इट। ठीक है, चलिए। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, कब आए थे एग्जिस्टेंस में? 1992, है ना, हर्षद मेहता के स्कैम के बाद। हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था 1991 में, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हिल गई, आरबीआई हिल गया, सबको लगा रही ये क्या हो गया यार, मतलब एक इंसान आकर के पूरे मार्केट को तहस नहस करके भग गया। मतलब हर्षद मेहता वॉज तो लिटरली मतलब माइंडेड पर्सन थे, मतलब क्या किया उन्होंने। अगर थोड़ा सा ग्रीडीनेस कम रखते तो उन्होंने बैंड ही बता दी थी मार्केट की अच्छी वाली, और काफी लॉन्ग टर्म तक तो पकड़ में भी नहीं आते कि क्या ही हो गया। वो तो थोड़ा सा ग्रीडीनेस बढ़ गया, फिर एरोगेंस, फिर लोग जेलसी भी करने लगता था, ये क्या कर रहा है ये, है ना। और फिर उसके बाद देखो कांड तो था, नो डाउट, गलत काम तो कर ही रहे थे, हम जस्टिफाई नहीं कर सकते उसको, बट उनके आने के बाद ही स्टॉक मार्केट बूम पे गया, ये भी बहुत बड़ा सच है। उससे पहले स्टॉक मार्केट रेंगता था, लोग डरते थे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से, लेकिन लोगों ने बहुत पैसा कमाया भी तो गवाया भी। हमारे एक नोन है, उन्होंने हर्षद मेहता के साथी थे वो,
तो हर्षद मेहता के टाइम पे उन्होंने पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए प्रॉफिट अर्न किया, और जब ये हर्षद मेहता का पोल खुला ना, कांड वांड पता चल गया, तो एट द टाइम ही हैड अ लॉस ऑफ सिर्फ और सिर्फ 150 करोड़ का। तब भी क्या ही फर्क पड़ता है, 5,000 करोड़ कमा के 150 करोड़ का नुकसान लग गया तो क्या ही जा रहा है, क्या ही जा रहा है, इतना प्रॉफिट तो कमा लिया। तो उस टाइम पे जितना दबा के लोगों ने पैसा कमाया था ना, दैट वॉज तो कभी सोच भी नहीं सकते थे लोग सपने में, है ना ऐसा। हाँ जी, तो सेबी was set up in the SEBI Act 1992 by the central government. Central government delegated its powers to regulate the securities market to the SEBI कि भैया तुम देखो, रोज रोज हम देख नहीं सकते हैं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। और एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे क्रूशियल मामले होते हैं। देखो फॉरेन अफेयर्स बहुत मैटर करते हैं। अभी आप देखोगे कि देश में और वर्ल्ड में क्या हालत चल रही है, वॉर की सिचुएशन अराइज हो गई है, पता है आप लोग को, न्यूज व्यूज देखनी थोड़ी सी, सुना है बांग्लादेश के बारे में, है ना। तो सोचो वहां पे अब जितने भी लोग हैं वो इंडिया में आने का ट्राई करेंगे। और अमित शाह ने क्या बोल दिया, क्या बोला अमित शाह ने, भैया ऐसे हम किसी को भी हमारे कंट्री में आने नहीं देंगे, ऐसे तो आप हमारे देश का भंडार करा दोगे। अब सोचो 80 लाख 1 करोड़ लोग अगर इंडिया में अचानक से आ जाए तो हमारे यहाँ पे कितनी पॉवर्टी हो जाएगी, हमारे यहाँ के लोगों की तो लाइफ कैसे हो जाएगी। तो ये सब मुद्दे उनको सोचना कितना क्रूशियल मैटर है। गवर्नमेंट उसके लिए एक्शन सोचती है कि भाई हमें अब क्या करना है। इंटरनेशनल अफेयर्स कभी थोड़े टाइम पहले ईरान का इजराइल का नाटक चल रहा था, फिर अब यहाँ का नाटक चालू हो गया। मतलब कुछ कुछ दिनों में कुछ कुछ चलता रहता है। फिर कभी कुछ गवर्नमेंट खुद को बताती रहती है कि हम कैसे बचें, ये हमारे ऑपोजिशन हम पे कुछ कीचड़ उछाल देंगे, या फिर इंटरनल मैटर्स भी बहुत सारे हो जाते हैं, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ, किसी ने आग लगा दी, किसी ने कुछ कर दिया, तो उनको कंट्रोल करना है। तो इसका मतलब इनके पास बहुत सारे मैटर्स हैं ऑलरेडी, तो उनको देखें कि रोज रोज सिक्योरिटीज मार्केट में क्या चल रहा है वो सब देखें। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर कट अपने सारे पावर्स किसको डेलीगेट कर दिए, सेबी को। सेबी देखेगा, सेबी के सारे पावर। ओके, बात समझ में आ गई। तो सेबी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी इतना एक्टिव है, मतलब हर चीज यूं इंस्टेंटेनियसली होती है। यहाँ पे छोटी से छोटी एक्शन होती है ना, तो सेबी इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने, वैसे आप लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं होगा, सिक्योरिटीज मार्केट की न्यूज नहीं पता होती है। अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में सुना है, जानते, नाम सुना है सबने। अच्छा, अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में कुछ टाइम पहले एक फॉरेन रिपोर्टर है हिडनबर्ग, उन्होंने रिपोर्टिंग किया था कि ये कंपनी फ्रॉड कर रही है, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है, और इन्होंने मैनिपुलेट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो किए और लोगों को धोखा दे रहे हैं, कंपनी के शेयर का प्राइस जबरदस्ती बढ़वा रहे हैं, ऐसा एलिगेशन लग गया। तो जो ये न्यूज आई उसके बाद तो मतलब अडानी के शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, दाएं दाएं करके नीचे 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 20% टूट गए एक एक दिन में। कैन यू इमेजिन, एक कंपनी का शेयर 20% टूट जाए, लोगों को कितना नुकसान हो गया। किसी ने अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया अडानी एंटरप्राइजेज में, तो सीधे सीधे एक दिन में कितने का, 20 लाख का नुकसान एक दिन में। और हिडनबर्ग की रिपोर्ट सच है कि झूठे ये तो पता ही नहीं अभी तो सिर्फ न्यूज मार्केट में फ्लोट हो गए, उसी से ही शेयर टूट गए। और हिडनबर्ग ने आज तक बहुत सारी कंपनीज के बारे में ऐसी रिपोर्टिंग की हुई है, और हिडनबर्ग का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिन जिन कंपनीज के बारे में उसने ऐसी रिपोर्टिंग की है उनका स्वाहा कर दिया, सच्ची निकली है वो इन्फॉर्मेशन। तो लोगों को, पीपल वर लाइक कि यार अभी अडानी के लिए बोल दिया तो सच ही बोल रहा होगा। और ऐसा करते करते मतलब ये देखो आप, हाल ऐसा हो गया कि शेयर 40% टूट गया 3-4 दिन में। 5,000 का शेयर 40% टूटना मतलब कितना हो गया, 3,000 कितने दिन में, 3 to 4 डेज में। तो अब आप सोचो, इससे तो इन्वेस्टर तो भयानक हालत में आ चुका है। अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया नहीं है, सिर्फ एक मार्केट रूमर की वजह से शेयर टूट जा रहा है, ये तो कोई समझदारी वाली बात हुई नहीं। तो इमीडिएट इफेक्ट से एक्शन लिया। और जो अडानी, लोग क्या करते पता है, ऐसा शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट सेलिंग मतलब मेरे पास शेयर नहीं है फिर भी मैंने बेच दिया, और बेच करके क्या करूंगी, एट द एंड ऑफ द डे खरीद करके अपनी पोजीशन को स्क्वायर कर दूंगी। थोड़ा टेक्निकल टर्म्स यूज कर रही हूँ, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, जस्ट एक एग्जाम्पल है ना। मैंने क्या बोला, लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सेल। अच्छा, शॉर्ट सेल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने भी किया है। अडानी एंटरप्राइज का शेयर मेरे पास नहीं था,
अब मुझे पता है कि शेयर गिरेगा, 100% गिरेगा, पता है, न्यूज आ चुकी है, तो कोई रोक ही नहीं सकता कि शेयर गिरे। अब मान लो मेरे पास एक भी शेयर नहीं है, मैंने सुबह सुबह आते ही, मार्केट 9:15 बजे ओपन हुआ, 9:15 पे आते ही मैंने अडानी के 100 शेयर बेच दिए। आई कैन सेल इट। इंट्राडे ट्रेडिंग में सब कुछ होता है। अब मैंने सेल करने में है नहीं शेयर। अच्छा, मैंने जब शेयर सेल किया, लेट्स सपोज उस टाइम पे शेयर का प्राइस था 5,000 रुपए, लेट्स सपोज कितना प्राइस था, 5,000। अच्छा, 2 घंटे बाद ही शेयर जो है वो कम होकर के मान लो 4,000 पहुंच जाए। एक शेयर कितने रुपए टूट गया, 1,000 रुपए, 1,000 रुपीज। 1,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करना कितना हो गया, 1 लाख रुपए। मेरे पास शेयर था नहीं, मजे कर लिए मैंने, तो शेयर बेचा और बेच करके 2 घंटे बाद उस शेयर को खरीद लिया और पोजीशन को क्या कर दिया, स्क्वायर, पोजीशन क्लोज हो गई मेरी। दिस इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे के अंदर आप सेम डे में बाइंग करके सेल करते हो या सेलिंग करके बाय करते हो, कुछ भी कर लो, लेकिन सेम डे में पोजीशन क्लोज हो जानी चाहिए आपकी। तो मैंने बैठे बैठाए कितने रुपए कमा लिए, 1 लाख। बट दिस इज एक्चुअली अ रॉन्ग प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि जिन्होंने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मेरी जबरदस्ती सेल करने से मार्केट में प्रेशर बढ़ता है। लोग बिना फालतू सेल करेंगे ना, तो जितना सेल करोगे डिमांड सप्लाई का रूल एप्लीकेबल होता है। सेलिंग करते 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 प्राइस और क्या होती जाती है, नीचे। सेबी ने बोला यार ये तो जबरदस्ती लोग है ना सेल कर करके मजे उठा रहे हैं, और जो जेन्युइन इन्वेस्टर है उनकी बैंड में जा रहे हैं। तो उसके लिए सेबी ने ये सारा शॉर्ट सेलिंग वगैरह क्या कर दिया, इमीडिएट इफेक्ट से रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि अडानी के किसी भी शेयर पे आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, आप फ्यूचर्स प्ले नहीं कर सकते, ऑप्शन प्ले नहीं कर सकते, सब कुछ बैन कर दिया। दिस इज हाउ सेबी वर्क्स। अगर कहीं भी कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नजर आती है जहां पे लगता है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट एडवर्सरी इफेक्ट हो जाएगा, तो इमीडिएट, पहले दिन हुआ क्योंकि सेबी को भी समझने में टाइम लगता है, फर्स्ट डे लोगों ने दबा करके शॉर्ट सेलिंग कर दी, 1-2 दिन हुआ, फिर उसके बाद सेबी को लगा कि नहीं ये चीजें रुक नहीं रही है, ये बहुत लंबा जाने वाली है, तो सेबी ने इमीडिएट इफेक्ट से क्या कर दिया, उसमें शॉर्ट सेलिंग बंद करवा। तो इसलिए सेबी को यहां पे बहुत एक्टिव रहने की जरूरत है कि सिक्योरिटीज मार्केट में जो भी कुछ हरकत होगी उसका इंस्टेंट इलाज निकालना पड़ेगा। गॉट इट? बात समझ में आप लोगों को? तो यहां पे सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर के लिए सेबी जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉडी है, और उसके लिए कौन सा एक्ट बनाया गया, सेबी एक्ट 1992 बनाया गया। अब तो सेबी का रोल समझ में आ ही गया होगा कि सेबी कैसे एक्शन करेगा, क्या करेगा। तो अभी यहां पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट कर लिया है, तो हम आज से चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग चैप्टर कल से ही स्टार्ट करेंगे। हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिपॉजिटरी। अच्छा, सीरियल नंबर से हम चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 2 3 ऐसे नहीं स्टार्ट करते। जो पहले टर्म जानना जरूरी है पहले वैसे पढ़ेंगे हम लोग, और पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से भी नहीं पढ़ाती हूं मैं। पहले जो चैप्टर आपको समझने चाहिए उसके सिक्वेंस के अंदर हम चैप्टर्स पढ़ें, राइट है? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, वापस से रिकैप करते हैं फटाफट। नंबर 1, फाइनेंशियल मार्केट टाइप्स। आवाज इतनी लो कैसे हो गई? मनी मार्केट एंड, अच्छा, मनी मार्केट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय and capital market. And what are the types of capital market? Right. And securities market के type? Primary market and secondary market. Primary market में company is raising fund, whereas secondary market में investors are trading in the securities on which platform? Stock exchange platform. Right है. अच्छा, और SEBI का अवतार कब हुआ? 1992 में सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेटेड इट्स पावर्स टू द SEBI टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द एंटायर फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने SEBI को एग्जिस्टेंस में लाया। गॉट इट? दैट्स इट। थैंक यू।